नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभी अभी एक रिपोर्ट आई कि एशिया का जो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है स्टॉक मार्केट का या मोस्ट हेटेड स्टॉक मार्केट है वो भारत की है। ये तब हो रहा है जब भारत की कंपनीज वो 18% से ज़्यादा प्रॉफिट्स को क्लॉक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स कर दिए, उसके बाद भी जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो डिसलाइक्ड है इन ऑल ऑफ एशिया। अब हम कोई तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे नहीं, हम डेड लास्ट हैं पूरे एशिया में। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी जो 98 सबसे बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कोई अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन, उनसे पूछा कि अगर आपको अपने मनी को कहीं भी इन्वेस्ट करना होगा आप कहाँ करेंगे। ताइवान पूछा, यस। जापान, यस। फिलीपींस को भी उन्होंने यस किया है, लेकिन भारत के लिए मेजॉरिटी ऑफ फंड मैनेजर्स ने बोला हम भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कब हो रहा है? जब हमारी कंपनीज आगे चल रही हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पूरे के पूरे रास्ते खोल दिए हैं। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ कर दी गई है। अप्रूवल भी गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक का रूट है। बैंकिंग सेक्टर है तो वहां पे 49% हम फॉरेनर्स को बोल रहे हैं आप स्टेक्स ले लीजिए, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। एफसीआईआर के अकाउंट्स खोले जा रहे हैं टैक्स फ्री, आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है 6.75% का। बॉन्ड मार्केट है, उसमें आप पैसा लगाइए, पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्स फ्री है फॉरेनर्स के लिए। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी स्टॉक मार्केट मोस्ट हेटेड स्टॉक मार्केट है, यानी कि कुछ तो गलत है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके सामने मैं 8 पॉइंट रखने वाला हूं जो फंड मैनेजर्स ने बताया है कि वो भारत को हेट कर क्यों रहे हैं, जबकि हम उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने हमारा ही पिछवाड़ा और शक्ल लाल कर दी है। दोस्तों, एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं एंगल बाय एंगल आपको डीप स्टडी के बाद आपको चीजें रखने वाला हूं। पहला जो नंबर है वो है कि जो फंड मैनेजर्स ने दिया कि हमारा जो एआई के ऊपर जो हमारा एक्सपोजर है वो जीरो है, यानी कि ग्लोबल एआई के ट्रेड में हमारी हिस्सेदारी वो जीरो है। हमारी गवर्नमेंट बोलती है हम एआई पे बड़ा काम कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मॉडल बना रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि एआई को चलाने के लिए आपको एनवीडिया चाहिए, आपको टीएसएमसी का आपको प्लांट चाहिए, आपको बड़ा एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम चाहिए। अब बोलते जा रहे हैं कि हम इसको लेके आएंगे, हम उसको लेके आएंगे। पिछले 5 साल से हम ये स्टोरी हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन 5 साल में आपने ट्राई किया, आपके पास एक माइक्रोन का प्रोजेक्ट आया है, टाटा के साथ 3 बार अलग अलग कंपनीज ने एग्रीमेंट कर तोड़ दिया, वो यहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी कि या तो इंप्लीमेंटेशन हो नहीं रहा और अगर हुआ है तो बहुत ज्यादा स्लो है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फंड मैनेजर्स। इसलिए उन्होंने कंपैरिजन दिया। आज ताइवान इतनी चुच्ची सी कंट्री है, छोटी सी, 55% से ज्यादा तो पूरे दुनिया का जो सेमीकंडक्टर है, चिप्स हैं, वो अकेला ताइवान बनाता है। आप कितना बना रहे हैं? ऑलमोस्ट 0%। यस, हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हम साल के इतने बिलियन हम चिप्स बनाने वाले हैं, लेकिन दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ चिप्स चाहिए, आप 1 बिलियन में खुश हैं। इसलिए फंड मैनेजर्स आपकी मार्केट को लाइक नहीं करते। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भारत बनाता क्या है। भाई, हमने बोला कि भाई हमारे पास तो आईटी सर्विसेज हैं। उन्होंने बोला आईटी सर्विसेज वाज अ गुड बिजनेस 20 ईयर्स बैक। आप अभी भी 20 साल पीछे चल रहे हैं। दुनिया में जो वॉल स्ट्रीट मार्केट है या फंड मैनेजर्स हैं, वो अब इस स्टोरी को 2026 में क्या कि हम जी आईटी क्या बैक ऑफिस का सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इसलिए वो मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। जब 5 साल पहले उन्होंने बोला था मोदी जी ने कि हम सेमीकंडक्टर को भारत में लेकर आएंगे, हमारी बातचीत 5-6 कंपनी से चल रही है, इसलिए हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 30-40 हज़ार से वो चली गई 80 हज़ार पर। लेकिन 5 साल के बाद जब हम डिलीवर नहीं कर पाए, वो भाग लिए। नाउ दे हैव आल्सो लॉस्ट होप इन इंडियन मार्केट। ये है पहला रीजन, 8 बताने आपको। दूसरा रीजन है वैल्यूएशंस का। वो बोलते हैं कि भारत के अंदर जो कंपनीज के जो शेयर्स की प्राइस है वो सुपर एक्सपेंसिव है। हम लोग स्ट्रक्चरली और परमानेंटली हम सुपर एक्सपेंसिव हमेशा ही अपनी स्टॉक की प्राइसेस को हम रखते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ एशिया के साथ, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंड मैनेजर्स को अगर कोई अच्छा स्टॉक खरीदना है, वो कोरिया जाएगा, वो इंडोनेशिया जाएगा, वो इवन कि चाइना जाएगा, जहां पर यही सेम अगर भारत की बड़ी कंपनीज का जो स्टॉक की प्राइसेस है उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी देखी जाए कोरिया में, इंडोनेशिया, चाइना में, वो चीपर है, सिमिलर साइज है, लेकिन उनका ग्रोथ भारत की कंपनी से मच बेटर है क्योंकि वहां पर इकोसिस्टम को बनाया गया है।
भारत अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं है। मोदी जी पिछले 12 साल से लगे हैं। हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन बहुत आगे अभी और जाना है। फंड मैनेजर्स को लगता है कि अगर 12 साल में हम यहां तक पहुंचे हैं, वहां तक कब तक पहुंचेंगे? मोदी जी बोलते हैं 2047 में। अब इसलिए फंड मैनेजर्स 2047 में ही आपके पास आएंगे, अभी वो आना नहीं चाहते। वो प्रीमियम आपको आज पे नहीं करने देना चाहते, जो कि उनको दूसरे कंट्रीज के अंदर उनको डिस्काउंट के ऊपर उनको वही शेयर चाहिए। दूसरा, उसका एक और रीज़न है, दूसरे कंट्रीज में परफॉर्मेंस भी बेटर है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर है, आउटलुक भी बेटर है। आपका आउटलुक 2047 में होगा, वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, 2047 में आ जाएंगे। ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल जो बताया उन्होंने वो है 10 साल से एक कॉन्फिडेंस है जो ब्रेक होता जा रहा है। वो कैसे? हमने बहुत ज़्यादा जो मार्केट है उसको, स्टॉक मार्केट को हम पॉजिटिव ले गए, हमने डिलीवर भी किया, हमने हाई रिटर्न्स भी दिए 10 साल लगातार से। ये एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। 10 साल कोई भी मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देती है। लेकिन इस साल निफ्टी 8% नीचे है। हम दूसरा सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मर हैं एशिया के अंदर। जब 10 साल में आपने प्रॉफिट दिया, उसके बाद आप नीचे आने शुरू हो गए। मनी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है, वो वहाँ पे जाता है जहाँ पर उसको पैसे बने। मनी को हमेशा मनी बनती अच्छी लगती है, नीचे निकलती हुई अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, आज तक इसको कोई बीट नहीं कर पाया, अब मार्केट नीचे जाएगी, इससे पहले कि हम बीट हों, भाग लो यहाँ से। वो चले गए। क्वेश्चंस बाद में पूछे जाएंगे। ये तीसरा रीज़न है। चौथा रीज़न है कि जो रुपया है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। जो स्लाइड है उसके कारण क्या हो रहा है? जो रिटर्न आया, रिटर्न तो मिल गया आपको, अच्छा रिटर्न मिल गया यहाँ पर। अगर 15-20% का रिटर्न मिला है और 15% की आपकी वैल्यू जो रुपया क्या है वो नीचे गिर गया। जिस आदमी ने 82 रुपीज़ पे या 80 रुपीज़ पे वो डॉलर को लेके आया भारत में, उस वक्त 80 रुपये मिले उसको और उसने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, उसको इसके ऊपर 15-20% प्रॉफिट आ गया। आज अगर उसको पैसे उठाकर वापस लेके जाने हैं, उसको 95 रुपीज़ देने पड़ते हैं उसी रुपये, उसी डॉलर के लिए, वापस पैसा लेके जाने के लिए। आपने 15% बनाया, 15% आपका करेंसी में आपका डीवैल्यू हो गया, आप 0/0 इतने साल भारत में रहने के बाद भी कुछ नहीं बना सके। इसलिए जब करेंसी नीचे गिरती है तो उसके बाद जो स्टॉक्स का जो गेन्स हैं वो भी गिर जाते हैं। फॉरेन फंड्स वो इस तरह से पैसे नहीं लगाती हैं, वो बेट कर रही हैं भारत की मार्केट के ऊपर भी और भारत की करेंसी के ऊपर कि ये स्टेबल रहेगी। लेकिन हम अभी शेकी पोजीशन पे हैं, इसलिए वो भागते जा रहे हैं। वी आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट ऑफ एशिया। ये हो गया 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट है क्रूड ऑयल और जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स के अंदर दुनिया भर में तो हमारा डंका बजता है, इतने अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को मिल गए। लेकिन ऑयल में 90% से ज़्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। हमने बोला कि हमने ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी, हमारे यहाँ पे तेल ही तेल हो जाएगा। जब तेल होगा तब मोहम्मद नाचेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई भारत में आना है या नहीं आना। अब मीरा नहीं नाचती, आजकल हमने लुल्ला को और मोहम्मद को हमने नचवाना शुरू कर दिया, ये मोदी जी बोलते हैं। दोस्तों, इसलिए अब क्या हो रहा है? क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो कि हमारी जो एशिया के अंदर जो हमारा इंपोर्ट है, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट तेल हम करते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर है। जितना ज़्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ती रहेगी, यानी कि रुपए की वैल्यू कम होगी, उतना इंपोर्ट बढ़ते जाएंगे, हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाएगा। जितना डेफिसिट बढ़ रहा है, उसके कारण जो इन्फ्लेशन है, जो कीमतें हैं भारत में वो बढ़नी शुरू हो गई हैं, उससे रुपया और वीक होता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है वो राइज करती जा रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस वो बढ़ती जा रही हैं, और जो भारत का मैक्रो आउटलुक लुक है वो भी थोड़ा फ्रेजाइल लगता है आज की डेट में। इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल का होता है, उसने भागना शुरू कर दिया। एक पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आया कि फॉरेन वाले बोलते हैं कि यार आप जो है रिफॉर्म्स की बातें बोलते हैं, लेकिन रिफॉर्म है कहाँ पे? अब ये पैराडॉक्स क्या है? गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने तो लिबरलाइज कर दिया, हमने इंश्योरेंस खोल दी, डिफेंस खोल दिया, स्पेस खोल दिया, हमने फॉरेन की ओनरशिप्स को हमने रिमूव कर दिया, अब आइए यहाँ पे 1 by 1 आप जो कंपनी को खरीदना आप खरीद लीजिए, इतना कुछ हमने कर दिया। लेकिन फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि यार आपने पॉलिसी तो अनाउंस कर दिया कि सारी दुनिया का पैसा आपके पास आएगा, लेकिन पैसा आया कहाँ पर? आपके जो बाबू लोग हैं उन्होंने किया कब? कौन सी आपकी कंपनी है जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर उन्होंने जॉइंट वेंचर्स कर लिए हों? अब आपको याद आया? 2-3 हफ्ते से लगातार मैंने कितनी बार वीडियो बनाया, मैंने गालियां सुनी हैं आपकी भी और गवर्नमेंट की भी कि सुमित तुम ये क्या बोल रहे हो। लेकिन जो सच्चाई है उसको सुनना ही नहीं चाहता। जो सनातनी है उनको लगता है कि बस बोलते रहो कि जी बस राम राज्य होगा, बड़े खुश हो जाते हैं। बेवकूफ़ बनाने की मेरी आदत नहीं है, जो जैसा है वैसे ही बताता हूँ, और यही चीज़ आज फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं
कि आपकी एग्जीक्यूशन वो बिल्कुल जीरो है। आप ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ आ नहीं रही क्योंकि आपके बाबू लोग वो काम करना नहीं चाहते। उसके बाद आपके यहाँ पर एनजीओज हैं, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो भी हर चीज को रोकने के लिए तैयार है। ये दुनिया में एक ही कंट्री है पूरे दुनिया में जहां पर अंदर के लोग वो बैठकर अपने ही देश में वो तरक्की देखना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ऑपोजिशन, ऑपोजिशन से लेकर ये एनजीओ में जितने भी ये दिमागी नक्सल है, ये इसलिए जो पैसा है उसने भागना शुरू कर दिया। हम दरवाजे खोल रहे हैं और कंट्री के अंदर से दरवाजे बंद किए जा रहे हैं कि कहीं दुनिया का पैसा भारत में इन्वेस्ट ना होना शुरू हो जाए, इसलिए पैसे ने भागना शुरू कर दिया। सातवां रीजन एक और है, वो है इंडोनेशिया का, वियतनाम का, चाइना का। अभी हो क्या रहा है, हमने पॉलिसी अनाउंस कर दिया लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम उसको पैरेलली देखें, इंडोनेशिया को देखें, हम वियतनाम को देखें, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं भाई, दे आर पोस्टिंग बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर आउटलुक इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। मनी इसलिए भारत में डिसअपेयर नहीं हो रहा, वो रोटेट हो रहा है। वो पहले चाइना से निकल के भारत आया, भारत में देखा कि यहाँ पे बात बन नहीं रही, वो चले गए इंडोनेशिया में, वो जापान में चले गए जिन्होंने अपनी कंट्री को खोल दिया, वहाँ पे रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए हैं। ताइवान में जहाँ पे चिप की डोमिनेंस है, वो वहाँ पे पैसा जा रहा है। वियतनाम में जा रहा है, भारत में नहीं आ रहा। आया था लेकिन चला गया इन कंट्रीज के अंदर। और आठवां पॉइंट है कि हमारे अगर थोड़ा सा हमारी कंट्री को बचाया हुआ है, वो सिर्फ हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने है। फॉरेन का इन्वेस्टर यहाँ से बेचकर वो बाहर जा रहा है क्योंकि हमारी मार्केट ओवर प्राइस्ड है। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक रिटेल का इन्वेस्टर है, वो सारे के सारे चीज़ों को खरीदता जा रहा है, कभी सिप में, कभी म्यूचुअल फंड में। वो क्वाइटली अपने बिना किसी रीज़न पूछे वो इंडियन मार्केट को कोलैप्स होने से वो बचा रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये स्ट्रेंथ स्टोरी नहीं है। जब ये भी एक वार्निंग का साइन है, जब एक ग्रुप जो कि मनी की लैंग्वेज को समझता हो, वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब वो पूरी मार्केट को छोड़कर बाहर जा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल मूवमेंट के अंदर आपने एंटर करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही हल्की सी हवा चली भारत के खिलाफ, हमारा ही इन्वेस्टर जो कंट्री का है वो भी इस मार्केट को छोड़ कर जाने की कोशिश करेगा। उसको बचाएगा कौन? अभी तक तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने बचा लिया। तो जो रियल स्टोरी है वो क्या है? वो ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है पूरे एशिया में, ये बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है। दूसरा, उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन दिया ये क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, हम फेल नहीं हो रहे, हम सिर्फ जो हमारी अर्निंग्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, 18% हमारी ग्रो करी है अर्निंग्स पिछले एक क्वार्टर के अंदर। दैट मीन्स कि हम जो एस्टिमेट्स हैं उसको बीट कर रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल कैपिटल है वो बोल रहा है कि आपकी कंपनीज के रिजल्ट्स तो इंप्रेसिव हैं, लेकिन जो आपकी प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, आपका जो एक्सपोजर है सेक्टर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई है, आईटी के अंदर, एआई में जहाँ होना चाहिए वहाँ पे हो नहीं, और जो मूवमेंट है आपका इस वक्त वो बहुत गलत है क्योंकि 10 साल से आपने रिटर्न दे दिया। अब इससे ज़्यादा इस गाय में से अब और दूध आप निकाल नहीं सकते। बैंक ऑफ अमेरिका इसलिए वो कॉल कर रहा है कि भारत ब्रोकन नहीं है, वो गिरा नहीं है, लेकिन वो भारत को बोल रहा है बार बार, आप जागिए, आपकी जो प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हैं ये नीचे आनी चाहिए, आप अंडर एक्सपोज्ड हैं एआई के अंदर, आप स्ट्रक्चरली आप वनरेबल हैं क्योंकि आपकी डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर है और डॉलर के ऊपर है, इसलिए प्रेशर है रुपए के ऊपर। एंड एट द सेम टाइम ताइवान है, जापान है, उन्होंने थोड़ा लिबरलाइजेशन और खोल दिया, उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री पकड़ ली जिसमें हम लीडर बनना चाहते हैं, और भारत सिंपली उस इंडस्ट्रीज में है ही नहीं जो कि फ्यूचर के लिए है। हम बोलते हैं कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमने किया नहीं है। इसलिए जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो वॉच कर रहे हैं, वो भारत को वॉच कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंट्री में एक पोटेंशियल है। लेकिन हमारे बाबू लोग वो कब जागेंगे, ये वो क्वेश्चन मैं भी पूछता हूं, मोदी जी भी पूछ रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है ग्लोबल वो भी पूछ रहा है कि बाबू लोग आप काम कब करोगे। दोस्तों, क्या ये बॉटम लाइन है जहां पर हम पहुंच गए हैं कि वी आर द वर्स्ट एंड द मोस्ट हेटेड स्टॉक मार्केट इन फुल ऑफ एशिया, या ये बिगनिंग है कि ये एक और दोबारा से पैसे का रोटेशन आएगा, फिर मोदी जी को ना कोई जादू की झड़ी घुमाएंगे, फिर चाइना से बाकी कंट्री से पैसा घूमकर वो भारत में आएगा। इस बार भारत में आएगा या भारत से जाएगा, इसका आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है ये तो मुझे वो कमेंट दे देना। ये मेरा हमेशा आंसर होता है कि मेरे से पूछें, वो टाइम विल टेल। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, बड़ी बार बोला है मैंने कि वर्स्ट इज कमिंग। मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल राइड की तरफ वो जाती जा रही है। सिर्फ जो लोग हैं जिनके पास अपना पैसा है, जिनका दिल
स्ट्रांग है, सिर्फ वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। मैं पिछले 6-7 महीने से लगातार बोलता जा रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि 85 पे चली जाएगी, 1 लाख पे मार्केट जाने वाली है, नहीं जाएगी, हल्की सी ऊपर जाएगी, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर मार्केट को नीचे लेकर आया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ स्ट्रांग हार्ट के लोग ये सर्वाइव करेंगे इस रिस्की टाइम को। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर प्रॉफिट बना रहे हो, बनाइए और बाहर चले जाइए। मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम मार्केट में 2 साल से हैं, हमने को प्रॉफिट नहीं बनाया, हमने लॉस कर दिया, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं करते मनी को और मनी की मूवमेंट को। मैं मनी को फॉलो करता हूं, फॉलो द मनी, कितनी बार बोला है मैंने आपको, प्लीज फॉलो द मनी। और जब बैंक ऑफ अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यू आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग एंड मोस्ट हेटेड इन द होल ऑफ एशिया, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिकेशन दे दिया मनी फिर दोबारा से बाहर निकलने वाला है। ये तो मैं रेगुलरली बोल रहा हूं आपको कि ये होता रहेगा नवंबर तक। नवंबर के बाद ट्रंप जब हार जाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, तब तक तो ये वॉलेटिलिटी रहने वाली है। दोस्तों, दिस इज नॉट अबाउट मार्केट और यू, ये सिस्टम है, ये सिस्टम रिग्ड है। इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल फोर्सेस हैं जो आपकी मार्केट को कभी ऊपर ले जाती हैं, कभी नीचे लेके जाती हैं। ये हाई क्लास की एक गैम्बलिंग की मार्केट वो बन चुकी है, और गैम्बलिंग में द हाउस ऑलवेज विंस। जो जुआ खेलता है वो जीत नहीं सकता जब तक कि वो जो रिग्ड सिस्टम है उसको वो समझता ना हो। प्लीज़ जो भी आपका व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में डालिए, क्योंकि आप ही के व्यूज़ के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। बिकॉज आई नो दैट देयर आर मच बिगर एंड वर्स्ट एंड गुड थिंग्स कमिंग अप। मैं वर्स्ट एंड गुड क्यों बोल रहा हूँ, कभी गुड आएगा, कभी वर्स्ट आएगा। ये ऐसा ही है म्यूजिकल चेयर जो चलती रहेगी, कभी मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। बट आप बोलें कि ये ऊपर ही जाती रहेगी, वो नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि मार्केट ऐसी जाने वाली, ऊपर को जाने वाली है, तो प्लीज़ कहीं आप ऊपर मत जाना। इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए पहले ही बना दिया, आपको आगाह करने के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।